बियॉन्ड एनी इक्वेशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट का, जो कि आपके ओलंपियाड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको आईओकेम और एनएफटी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलने वाला है। साथ के साथ आपको जो आपकी जेई की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर उसके लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, देखिए अभी हम जो है यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था डाइफेंटाइन इक्वेशन का, जो कि आईओकेम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका एक पार्ट हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन पर डिस्कशन किया था, कैसे हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसके सेकंड पार्ट का, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे नॉन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक हम देख लेते हैं भाई, क्या है हमारा डाइफेंटाइन इक्वेशन चल रहा है, तो हमें डिस्कस करना है नॉन लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन। नॉन लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, है ना, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन से हम कैसे जो है नॉन लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, वो आप देखिए, मैं आपको इसको क्वेश्चन से बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड एन फॉर विच find n for which n square plus 19n plus 48 is a perfect square। ठीक है, और n बिलोंग्स टू दे रखा है आपको इंटीजर, मतलब n की आप ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब बच्चा ऐसे क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज हो जाता है, अरे सर इसको करना कैसे। देखो, करने का सीधा सा तरीका है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 48, लेट्स सपोज ये किसी कांस्टेंट के एक बने, तो एक स्क्वायर के एक बने, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे। यहाँ पर देखो, आपको लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस 19n प्लस 48। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा, उसी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा हो कि भाई जो n का कोफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। आप देखिए, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या बनेगा, एन स्क्वायर प्लस, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2 × 19/2 × n प्लस कितना हो जाएगा, 19/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -19/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 48 लिख सकता हूँ, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, है ना। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n प्लस 19/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, ये कितना बनेगा, ये बन रहा है माइनस का 361 अपॉन में 4 प्लस 48 एंड दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 n प्लस 19/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना बन रहा है, 361 प्लस 48। आप इसको देखो, 4 8 32, मतलब ये यहाँ पे सॉल्व करने पर बन रहा है -169/4, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो मतलब आपके पास ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के ऐसा आ जाता है। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, n प्लस 19/2 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4, लिख सकते हैं भाई, बताइए यस और नो। ठीक है, मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो 2n प्लस 19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 लिख देता हूँ, है ना, और इस 4 को इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 169। आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, 2n प्लस 19 का होल स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, तो ये प्लस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2n प्लस 19 माइनस 2k इज इक्वल टू 169। अब मुझे और बताइए, क्या हम 169 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो 169 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 169 इंटू 1। अब देखो, आप इसको 13 इंटू 13 नहीं लिख, क्यों, क्योंकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हम इसको 169 इंटू 1 लिखेंगे। तो यहां से क्या मैं ऐसा कह दूं
कि 2n प्लस 19 प्लस 2k है, कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये इक्वल है 169 के, और इसी तरीके से 2n प्लस 19 माइनस 2k है 1 के। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो जैसे ही करोगे तो 4n प्लस 38 बनेगा, और ये कितना बन रहा है? दिस इज इक्वल टू 170। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहां से आप 4n को क्या लिख सकते हो? 4n को आप लिख सकते हो 132, तो n की वैल्यू 33, यानी 33 वो वैल्यू होगी जहां पर ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। आगे बात समझ में? नॉन लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, आप फैक्टराइज करने का कुछ ना कुछ ट्राई करो। आप जैसे ही ट्राई करोगे फैक्टराइज होगा, ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बना ही देगा, और फिर आप एंड में फैक्टराइज करके एलएचएस आरएचएस से कंपेयर कर लें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? यहाँ आपको दे रखा है सॉल्व फॉर इंटीजर्स। सॉल्व फॉर इंटीजर्स आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 8b स्क्वायर प्लस 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 2। हाँ याद रखिएगा भाई, आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जो है जब सेशन खत्म हो जाए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है, यानी कि ए बी सी, ए बी की वैल्यू में बतानी है कैसे निकालना है। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आपको दिख रहा है सर नॉन लीनियर डाइमेंशनल इक्वेशन है, तो आप इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करें। देखिए फैक्टराइज हम इसको कैसे कर सकते हैं ना, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या हो सकता है? ये 4ab प्लस 8b स्क्वायर प्लस 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 2 हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर आप a कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा? a प्लस 2b प्लस यहां से अगर आप 4b कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा? a प्लस 2b प्लस यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा? a प्लस 2b प्लस 2। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि फैक्टराइज हो चुका है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस 2b इंटू में क्या आ जाएगा? a प्लस 4b प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2। आएगा कि नहीं आएगा? आगे मेरी बात समझ में बताइए। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a प्लस 2b दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 1। देखिए अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन इसको ही 1 बनाए उसको ही 2 बनाए, कुछ भी हो सकता है। हम ऊपर वाले को भी 1 बना करके सॉल्व करेंगे, इसको 2। तो ये हमारा केस नंबर 1 ले लेते हैं। आप देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करिए, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b माइनस 4b कितना बनेगा? माइनस का 2b, ये बन रहा है माइनस का 3, यहाँ माइनस है तो ये कितना बन रहा है भाई? 2 माइनस 1 1 बन रहा है। तो माइनस का 2b इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। यानी अगर b की वैल्यू -2 आ गई तो क्या हम a निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? देखो a प्लस 2b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ a हो जाएगा प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आपके पास कितनी निकल करके आएगी? वो आ जाएगी 6। यानी कि हमने दो वैल्यूज निकाली, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -2 पर ये चीज निकल करके आएगी। तो ये तो हमारा केस 1 हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका केस 2 डिस्कस करते हैं। देखिए केस 2 में क्या करेंगे हम? केस 2 में हम एक काम करते हैं, a प्लस 2b को 1 ले लेते हैं, है ना, और a प्लस 4b प्लस 3 को कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। अब इसको माइनस करिए। देखिए आप जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 2b माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2। तो b की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -1 आ चुकी है। इसी तरीके से देखो a प्लस 2b की वैल्यू 1 है, यहाँ b रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मतलब ये ऑल इंटीग्रल वैल्यूज आ चुकी है। तो एक पेयर तो 6 -2 आ रहा था, एक पेयर आपके पास -1 3 आ रहा था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो हमने पॉजिटिव फैक्टराइज किया है, अब हम नेगेटिव भी तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे -2 इंटू -1, वो भी तो लिख सकते हैं ना भाई। इसके फैक्टर्स पॉसिबल तो यही है कि हम इसको -2 इंटू -1 भी कर दें, 2 इंटू 1 भी कर दें, तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो माइनस में भी लेकर के देखते हैं। तो जैसे ही आप माइनस में लोगे तो लेट्स सपोज a प्लस 2b को आपने -2 ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने a प्लस 4b प्लस 3 को लेट्स सपोज -1 ले लिया। अब आप इसको फिर से माइनस करिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे ही करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 2b माइनस का 3, है ना, ये तो +1 बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से -2b इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अगर b की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ से देखो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस का 2, पहली इक्वेशन में रख दो। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 0।
यानी ये भी इंटीग्रल वैल्यू थे। अभी ये केस नंबर 3 था, तो अब केस नंबर 4 देख लेते हैं। केस नंबर 4 में क्या होगा, a प्लस टू बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से a प्लस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू -2। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अगेन माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 2b -3 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से -2b की वैल्यू 4 आ रही है, यानी b की वैल्यू क्या आ रही है, -2। अब b अगर -2 आ गया तो पहले इक्वेशन में रख दो, यानी a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या है, ये आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या निकाल लिए, देखिए 4 पेयर आ चुके हैं। 2 पेयर तो हमारे इस तरीके से कौन कौन से थे, 6 -2 और 3 -1, और क्या आ रहा था 0 -1 और 3 -2। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, टोटल 4 सोल्यूशन आ जाएंगे, और सारे इंटीग्रल वैल्यूज है। और इन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। आगे बात समझ में क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए इसी तरीके से जो नॉन लीनियर डाइमेंटाइन इक्वेशन होती है ना, इनको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है। अब वो तरीका क्या होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा, वहां पर आपको जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताते हैं तो वहां पर डी बताते हैं कि भाई उसी से आपके वहां पर बहुत सारी चीजें चेंज होती है ना। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड ए, फाइंड ए फॉर विच, वही क्वेश्चन है ना, ए स्क्वायर प्लस 19a प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन वही है ना, वहां पर बस इस पे अपन ने n लिखा हुआ था, यहाँ अपन ने a लिख दिया। देखो आप क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर n लिखा हुआ था, वहां हमने a लिख दिया, यानी कि वहां यहाँ पर n की वैल्यू 33 थी और यहाँ पर a की वैल्यू 33 आनी चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ भाई, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ना, तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 19a प्लस 48 को हम एन स्क्वायर बना देते हैं। अब कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर n की वैल्यू 33 नहीं आएगी, यहाँ पर a की वैल्यू 33 है, इसलिए कंफ्यूजन में मत आना, क्योंकि a की जगह वहां n है, मैंने यहाँ पर जो है a ले लिया। ठीक है, तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 19a प्लस 48 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आपको डी निकालना आता होगा। भाई आपको पता ही है ना, जैसे अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये जो लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर इसको रैशनल रूट्स चाहिए तो डी को क्या होना पड़ेगा, डी को यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 0 होना पड़ेगा या एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के थोड़ी सी कंडीशन बनती, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि एक केस वो होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, तो जो डी होगा ना, इस डी को क्या होना पड़ेगा भाई, इस डी को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। ये डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि कुछ ना किसी तरीके से इसके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर में आ रहे होंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो डी क्या होगा, डी बेसिकली क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा। तो यहाँ से आप देखो 19 का स्क्वायर, है ना, माइनस का 4, ए की जगह कितना आएगा भाई, ए की जगह अपने पास, है ना, ए की जगह अपने पास आ जाएगा 1, और सी की जगह आ जाएगा 48 माइनस का 9, यही आएगा। और दिस इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, यानी इसको हम के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। तो देखो ये कितना बनेगा 361, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, देखो ये कितना बन रहा है 192 माइनस, यानी कि प्लस 4n का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है, क्या मैं ऐसे लिख दूं के स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से आप फर्दर क्या लिख सकते हो, k प्लस 2n इंटू के माइनस 2n, दिस इज इक्वल टू 169। होगा कि नहीं होगा भाई। अब अगर ये हो गया है तो हमें फैक्टराइजेशन करना आता है, ये हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, k प्लस 2n इज इक्वल टू 169 और k माइनस 2n इज इक्वल टू 1, यही होगा क्या भाई, यस और नो। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो इनको ऐड करते ही k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k इज इक्वल टू 170, तो k इज इक्वल टू 85। अब k की वैल्यू अगर 85 आ रही है तो कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख दो,
तो यहाँ जैसे आप 85 रखोगे उधर जाएगा तो 84 बनेगा। तो यहाँ से 84 बना और माइनस 84 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू बन रही है 42, है ना। रख के देख लो इसके अंदर, तो ये 85 बनेगा, उधर जाएगा तो 1 माइनस 85 माइनस का 84, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 42 बन जाएगा। यानी n की वैल्यू 42 आ चुकी है, तो अब आपको a निकालना है। तो बस निकाल लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर प्लस 19a प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा देखो 42 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, ये कितना बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 19a इक्वल्स टू कितना बनेगा 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई, है ना। 42 का स्क्वायर माइनस 48 करो, तो 42 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 25 माइनस 8 करो, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो ये तो हो जाएगा 17, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 42 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1764, है ना। तो यहाँ से 42 का स्क्वायर आ चुका है 1764, और इसमें से माइनस कर दो 48, है ना। तो 1764 माइनस 48 अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 19 है इज इक्वल्स टू 1716। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो आप देखो इसको फैक्टराइज करोगे ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस 19 है माइनस 1716 इक्वल्स टू 0 बनेगा। अच्छा 1716 क्या हो सकता है भाई, इसका आप फैक्टर बनाओगे तो शायद 33 और 52 बनेंगे, जो कि इसका डिफरेंस भी दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 52a माइनस का 33a माइनस 1716 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा देखो a प्लस 52 माइनस 33 आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 52 इक्वल टू 0। तो देखो दो फैक्टर्स निकल रहे हैं, a माइनस 33 और a प्लस 52, तो नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, तो उसके लिए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगली बात समझ में, वहां पे भी 33 आ रही थी, यहाँ पर भी 33, पर इसको करने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। इसमें हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज किया है, यहाँ पर हमने डी को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। काम वही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट और, जो कि डायफेंटाइन इक्वेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या होगा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे मान लो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/2004, ये लिखा हुआ है। आपसे बोल देंगे कि इसके ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो। ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब ए और बी की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए जो होगा ये 1/a प्लस 1/b 1/2004 बने। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले जो है फैक्टराइज करते हैं। अच्छा जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे ना, वो हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करें, इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की हम बात करें, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूं y प्लस एक्स इंटू एन, है ना, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, भाई एल्शियम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये एन वाई प्लस एन एक्स माइनस का क्या हो जाएगा एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अगर मैं एन वाई और माइनस एक्स वाई लिख दूं प्लस एन एक्स लिख दूं, दिस इज इक्वल टू 0, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y कॉमन ले लेंगे तो n माइनस एक्स बनेगा। अब देखो मैं इसको भी फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना। किसको फैक्टराइज करूंगा मैं, जैसे यहाँ nx लिखा हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, मैं एक तरफ यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ प्लस का एन स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। क्या ही दिक्कत है, कॉन्स्टेंट को तो स्क्वायर है, अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लें, लेट्स सपोज n कॉमन ले लूं, तो ये क्या बनेगा x माइनस का n, और माइनस का एन स्क्वायर उधर चला जाएगा, भाई ये इधर आ जाएगा ना, इधर देख देंगे तो यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है y प्लस ये। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अपने पास n माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो आप कैसे भी ले लो x माइनस एन एन माइनस एक्स, जैसे आपको लेना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एन, क्या लिखता हूँ x माइनस एन प्लस एन ऐसे लिख देता हूँ, और x माइनस एन इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखोगे n माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y माइनस एन इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमने फैक्टराइज कर दिया है, फिर से हम कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे
सॉरी, फिर से हम फैक्टराइज करके कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में आपको क्या पता चला, यहाँ पर देखो x और y की उतनी वैल्यू पॉसिबल है जितने n स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, a और b की वही वैल्यूज होंगी जितने फैक्टर्स 2004 के होल स्क्वायर के होंगे। देखो वही तो आ रहा है भाई, इनको फैक्टर, इनके जो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो n स्क्वायर के इक्वल है। तो ऑब्वियसली बात है n स्क्वायर के जितने फैक्टर्स होंगे उतनी वैल्यूज x और y की पॉसिबल हो पा रही होंगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, 2004 स्क्वायर के जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही आपकी ए और बी की वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे बात बताओ, जैसे 2004 लिखा हुआ है, जैसे ए प्लस बी, सॉरी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2004 लिखा हुआ है। तो मुझे बात बताओ, क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहां से मैं 2004 के होल स्क्वायर के टोटल फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो 2004 को अगर आप टाइम फैक्टराइज करोगे तो कितना आता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 167, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, देखो 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 167 का स्क्वायर। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, देखो पावर में जो है उनमें +1 कर दो, ठीक है, उससे आप इसके टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हो। जो इनकी पावर्स में लिखा हुआ है ना, उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल फैक्टर्स है ये इसके, क्या है ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, देखो 6 इंटू 3 इंटू 3, तो 6 3 18, 18 3 सॉरी 3 3 9, और एक मिनट रुको, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे ए और बी के, जो कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आपको आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है, ए और बी के अगर आपको टोटल जो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, तो जो भी 1 अपॉन n लिखा हुआ है उसके टोटल, उसके स्क्वायर के जितने टोटल फैक्टर होंगे वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में, बताइए यस और नो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम डाइफेक्टाइल इक्वेशन में और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और आप इसके नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय।